नमस्कार। आज है 22 अप्रैल बुधवार। आज शाम की सभी बड़ी विस्तारित खबरें लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद ने जमातियों के लिए एक नया ऑडियो टेप जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल छाए तो बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी की सत्ता में सेंध लगाकर खुद महाराष्ट्र में सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को देखकर पूरा विपक्ष है वो तिलमिला उठा है। क्या है पूरा मामला जानेंगे इसे की वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आपके द्वारा इस वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जी हां दोस्तों, जिस तरह से कोरोना वायरस महामारी के दौरान, इस वैश्विक महामारी के दौरान पूरे दुनिया के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, खासकर हिंदुस्तान में काफी युवाओं का रोजगार है वो छीनने जा रहा है। कंपनियां इनको कर्मचारियों को बाहर भी निकाल रही है। इसके अलावा कई तरह की बेरोजगारी है वो हिंदुस्तान में बढ़ने जा रही है। लेकिन अब विदेशी कंपनियों ने हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को बड़ा ऑफर दिया है। जी हां दोस्तों, भारत के बेरोजगार युवाओं को बड़े बड़े विकसित यूरोपीय देशों ने रोजगार का बड़ा तोहफा देने का निर्णय कर लिया है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस तरह से चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए जो इस कोरोना वायरस महामारी को जैविक हथियार के रूप में तैयार किया है, एक तरह से इसका प्रयोग किया है, और इसके साथ साथ मेडिकल सामान जैसे कोरोना वायरस किट वगैरह, मास्क वगैरह, वेंटिलेटर वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह, ये सब दुगने तिगने रेट के अंदर, और वो भी डिफेक्टिव, दुनिया को बेच रहा है। ऐसे में यूरोपीय बहुत सी कंपनियों ने निर्णय ले लिया है कि अब वो चीन को छोड़ेंगे और अब वो चीन के दूसरे वैकल्पिक के रूप में हिंदुस्तान को देख रहे हैं। ऐसे में 1000 जो विदेशी कंपनियां हैं वो चीन छोड़कर हिंदुस्तान में आने का निर्णय ले चुकी है। फिलहाल 300 विदेशी कंपनियों के साथ हिंदुस्तान की बातचीत अंतिम छोर पर चल रही है। इनमें मोबाइल मेकिंग, इलेक्ट्रिक मेकिंग सहित कई तरह की जो कंपनियां हैं वो अब चीन को छोड़कर हिंदुस्तान आने वाली है। जापान, ब्राजील जैसे देशों ने सरकारी सहायता कंपनियों को देने तक की बात बोल दी है। ऐसे में अब हिंदुस्तान के अच्छे दिन आने शुरू होने वाले हैं। 1000 से ज्यादा कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो मोबाइल मेकिंग की भी है, इलेक्ट्रिक की भी है, अन्य कई तरह के सामानों की मेकिंग वाली कंपनियां अब चीन को छोड़कर हिंदुस्तान में आने वाली है। ऐसे में हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, लाखों युवाओं को रोजगार मिलने का इस तरह से ये बड़ा तोहफा इन विदेशी कंपनियों ने हिंदुस्तान को दे दिया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति को लेकर के जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर पीएम मोदी की लोकप्रियता है, उसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विदेशी कंपनियों ने अब हिंदुस्तान को प्राथमिकता दी है और चीन को त्यागना शुरू कर दिया है। यानी कि चीन पर यूरोपीय देशों सहित कई, अमेरिका, फ्रांस, कई ब्रिटेन, काफी ऐसे देश हैं जिन्होंने चीन की अर्थव्यवस्था पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है और कई तरह के क्लेम इनसे मांगे गए हैं। कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि अब चीन के बुरे दिन हैं वो शुरू हो चुके हैं, चीन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जल्द ही अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश निश्चित है कि चीन को बड़ा जवाब है वो देने वाले हैं। ड्रैगन चीन जिस तरह से सुपर पावर बनने की चाहत रख रहा था, उसको अब अमेरिका आड़े हाथों लेने वाला है और हिंदुस्तान को इसमें बड़ा फायदा होने वाला है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो अमेरिका की ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस कंपनी ने कोरोना की वैश्विक समस्या के बीच दुनिया के नेता कैसे काम करते हैं, उनके काम करने का तरीका क्या है और उनके काम करने के तरीके पर उस देश की जनता भरोसा कितना करती है, इसके लिए एक रेटिंग जारी की है तमाम मुद्दों को लेकर के, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 68 अप्रूवल नंबर के साथ फर्स्ट नंबर पर रहे हैं। जी हां दोस्तों, दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनमें सबसे ऊपर जो पीएम मोदी का नाम आया है, डोनाल्ड ट्रंप का नंबर -3 में चला गया। जी हां दोस्तों, 15 अप्रैल को इस सर्वे के आधार पर जो रेटिंग दी गई है उसके आधार पर डोनाल्ड ट्रंप -3 पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे अच्छे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। जिस तरह से कोरोना वायरस महामारी को लेकर के बड़े कदम पीएम मोदी की सरकार द्वारा उठाए गए हैं, जिस तरह से समय रहते लॉकडाउन जारी कर दिया गया है, इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
इस लॉकडाउन के दौरान गरीबों को राशन पहुंचाने के लिए, उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए ये योजना चलाई गई है, उसको लेकर के पीएम मोदी की तारीफ पूरे हिंदुस्तान में सहित जो पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन हिंदुस्तान का विपक्ष और वामपंथी नेताओं ने जिस तरह से पीएम मोदी के नाम पर कई तरह के क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, इस लॉकडाउन को लेकर के भी कई तरह के सवाल उठाए हैं, लेकिन इन वामपंथी नेताओं की सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध से शुरू होती है और मोदी के विरोध पर इनकी सोच खत्म हो जाती है। लेकिन दुनिया में पीएम मोदी के नाम का डंका बज रहा है और इसी का कारण है कि 1000 से ज्यादा बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां जो मोबाइल मेकिंग की कंपनियां हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिक सामान की मेकिंग की कंपनियां हैं, ये अब हिंदुस्तान आ रही है। चीन को उन्होंने त्यागना शुरू कर दिया है। यानी कि हिंदुस्तान के लिए इस कोरोना वायरस महामारी के बाद बड़ी अच्छी खबरें हैं वो मिलने वाली है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के भिखारी प्रधानमंत्री इमरान खान पर कोरोना वायरस का खौफ छाया तो प्रधानमंत्री इमरान खान की सिट्टी विट्टी गुम हो चुकी है। दरअसल 15 अप्रैल को पाकिस्तान में ईदी फाउंडेशन जो एम्बुलेंस सर्विस का ग्रुप है, उस फाउंडेशन के चेयरमैन फैसल ईदी से 1 करोड़ रुपए की भीख मांगने के लिए जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है वो गए थे। ना मास्क लगाया था वो जब वहां पहुंचे थे, ना उन्होंने दस्ताने पहने थे, ना किसी तरह की सुरक्षा थी, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। ऐसे में उन्होंने 1 करोड़ रुपए की भीख का चेक लेकर के फोटो शूट भी कराया। लेकिन जब जो ये चेयरमैन था इस ईदी फाउंडेशन का जो फैसल ईदी, उसको वो अपने घर पहुंचा तो उसमें कोरोना वायरस के कुछ लक्षण दिखाई दिए। ऐसे में उसने अपनी जांच करवाई तो वो कोरोना वायरस पॉजिटिव निकला। ये बात हो चुकी है 15 अप्रैल की, जिसके बाद पीएम इमरान खान को जब इसका जानकारी मिली जब इसकी, तो उनकी सीटी वीटी गुम हो चुकी है। अब उन्होंने अपना ट्रीटमेंट या फिर अपना टेस्ट इसलिए नहीं करवाया कि यदि वो पॉजिटिव निकले तो इमरान खान एक तरह से इस डर से ही इस दुनिया को छोड़ देंगे। इसलिए इमरान खान ने इसका पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, ना ही पॉजिटिव होने का कोई टेस्ट करवाया। लेकिन आज खबर आ रही है कि इमरान खान ने कल रात को इसका जो टेस्ट है वो करवा लिया है। 24 घंटे के भीतर इसकी टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, अभी तक आई नहीं है, और खुद को सेल्फ आइसोलेशन भी कर लिया है। इस तरह की बात भी सामने आ चुकी है। लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस महामारी को लेकर के पाकिस्तान में ना मास्क लगाए जा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिखा जा रहा है, मस्जिदों में हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर के नमाज पढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, ऐसे में अब पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर संकट के बादल छाए हुए हैं। कोरोना वायरस की चपेट में इमरान खान आ सकते हैं। आज जब रिपोर्ट आएगी देर रात तक, तब कंफर्म होगा कि इमरान खान पॉजिटिव आए हैं या नेगेटिव। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो कोरोना के कसूरवार तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद ने कल एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उसने बताया कि जमात पर कोरोना फैलाने का आरोप है वो गलत है। उसने कहा कि जमात में इसकी दस्तक होने से पहले हिंदुस्तान में कोरोना आ चुका था, लेकिन अब इसको कौन समझाए कि कोरोना वायरस से जो 4000 के लगभग जमाती हैं जो इस पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्होंने घूम घूम कर जिस तरह से लोगों में फैलाया, उसको इसने एक तरह से नकारा है। यानी कि इस मौलाना साद ने इस इंटरव्यू में इस आरोप को नकारने की कोशिश की है। इसके अलावा उसने बताया कि दिल्ली पुलिस के नोटिस का जवाब भी वो दे रहा है। इसके अलावा उसने बताया कि ईडी के जो मुकदमे हैं उस पर उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा जमातियों को इलाज करवाने की अपील उसने की थी, इस तरह की बात भी सामने आई है। लेकिन आज मौलाना साद का एक नया ऑडियो टेप सामने आया जिसमें वो बोल रहा है कि जो पॉजिटिव हुए थे जमाती और जिनका ट्रीटमेंट अब हो चुका है, उनका 14 दिन का टाइम पूरा हो चुका है, वो दूसरों के लिए रक्तदान करें ताकि प्लाज्मा के जरिए दूसरे कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज करवाया जा सके। इस तरह का ऑडियो टेप आज सामने आया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की अकल अब ठिकाने आ चुकी है। अब वो समझ गया है कि दिल्ली पुलिस सहित क्राइम ब्रांच, ईडी, सीबीआई सभी ने उस पर शिकंजा कस लिया है और अब यदि जमातियों से अपील नहीं की गई
तो निश्चित है कि इनका परिणाम है वो बुरा हो सकता है। इसलिए मौलाना साद अब तरह तरह की जमातियों के पक्ष में या फिर उनको सहयोग करने के मामले में या अपना इलाज करवाने के मामले में ऑडियो टेप जारी कर रहा है। लेकिन फिलहाल अभी भी मौलाना साद अपने बिल में छुपा हुआ है, वो फरार चल रहा है। 28 मार्च के बाद से अभी तक दिल्ली पुलिस के पकड़ में नहीं आया है। लेकिन जाकिर नगर के इलाके के अंदर दिल्ली के जो मौलाना साद को पुलिस है वो ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। जल्द ही मौलाना साद दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आने वाला है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो कांग्रेस और राहुल गांधी के अफवाह फैलाने वाले धंधे पर बड़ा खुलासा हुआ है। जिस तरह से राहुल गांधी ने कल एक बयान दिया कि गरीबों के चावल से सैनिटाइजर बनाकर अमीरों के हाथों की सफाई की जा रही है, यानी कि उसका मतलब था कि जो गरीबों के लिए चावल है जो बांटा जाना चाहिए हिंदुस्तान के गरीबों को, उससे सैनिटाइजर बना करके अमीरों की हाथों की सफाई की जा रही है। जबकि जो मोदी सरकार अब अच्छी तरह से चावल और गेहूं जो गरीबों को बांट रही है उसमें कोई काम प्रॉब्लम नहीं है, और इसके साथ साथ गरीबों को भी सैनिटाइजर बांटने का काम किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से। ऐसे में मोदी सरकार ने जवाब देते हुए एक तरह से राहुल गांधी की इस बात को अफवाह बताया, और उन्होंने मोदी सरकार ने कहा है कि अगले 6 से 9 महीने तक का स्टॉक चावल और गेहूं का उन सरकार के पास मौजूद है। ऐसे में जो एक तरह से गंदी राजनीति करने का काम राहुल गांधी समेत कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव श्रवण राव को शराब तस्करी में हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां दोस्तों, हरियाणा पुलिस ने शिकंजा कसते हुए इस श्रवण राव जो कांग्रेस यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव है, यानी कि बहुत बड़ा नेता है कांग्रेस का, उसकी स्कॉर्पियो में अपने नेताओं के लिए दिल्ली की तरफ जो शराब की पेटियां लेके जाई जा रही थी, दिल्ली में जो अपने इनके कांग्रेस के नेता थे उनके लिए बड़ी बड़ी महंगी महंगी शराब है वो ये स्कॉर्पियो में लेकर के जा रहा था। यानी कि शराब तस्करी के मामले में हरियाणा पुलिस ने इस पर शिकंजा कस लिया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राजस्व घाटे का हवाला देकर केंद्रीय गृह मंत्रालय से शराब की दुकानें खोलने की अनुमति मांगी है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिख करके कैप्टन ने कहा है कि पंजाब में शराब खोलने की अनुमति दी जाए ताकि राजस्व घाटे का थोड़ा भरपाई है वो किया जा सके। लेकिन गृह मंत्रालय द्वारा अभी तक इस पर कोई तरह की छूट नहीं दी है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो यूपी के अलीगढ़ में सब्जी मंडी में कुछ लोगों की भीड़ ने पत्थरबाजी की है। आज जिस तरह से सब्जी मंडी बंद करवाने के लिए पुलिस वहां पहुंची थी, क्योंकि कुछ एहतियात छूट दी गई थी, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया, मास्क नहीं लगाए गए थे। ऐसे में पुलिस ने उस सब्जी मंडी को बंद करवाने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने पत्थर मारने पुलिस पर शुरू कर दिए, पत्थरबाजी हुई। ऐसे में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन भी हो रहा है और ऊपर से पुलिस विभाग पर पत्थरबाजी भी की जा रही है। लेकिन वहीं लॉकडाउन नियमों का सही पालन महाराष्ट्र के वाशिम जिले के करखेदा गांव के एक दंपति ने घर में कुआं खोद डाला। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के नियमों की पालना करते हुए ये जो मैंने आपको गांव और दंपति बताई है, इनका जो पानी लेने के लिए इनको बाहर जाना पड़ता, ऐसे में उन्होंने अपने घर में कुआं खोद दिया। 21 दिन की कड़ी मेहनत से 25 फुट गहरा कुआं इन्होंने खोदा और 21वें दिन उस कुएं में पानी निकला। यानी कि पानी लेने के लिए घर से बाहर ना निकलना पड़े ताकि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन ना हो, इसलिए उन्होंने अपने घर में ही कुआं खोद डाला अपनी कड़ी मेहनत के जरिए। सिर्फ दंपति जो ये मियाँ बीबी ने, या बोल सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ ने, ये पूरा का पूरा कुआं अपने हथियारों से और अपने जो हाथों से खोद डाला है। यानी कि लॉकडाउन के नियमों का जो पालना की गई है वो वाकई इस दंपति के जरिए की गई है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो पालघर घटना पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जी हां दोस्तों, भीड़ में एनसीपी का जिला पंचायत सदस्य काशीनाथ चौधरी, सीपीएम के 3 नेता भी मौजूद थे। यानी कि एनसीपी नेता शरद पवार महाराष्ट्र की पंगु पुलिस के बचाव में इसीलिए उतरे होंगे क्योंकि एनसीपी के नेता वहां पर मौजूद थे, सीपीएम के नेता वहां पर मौजूद थे। जिस तरह से एनसीपी नेता शरद पवार ने इस महाराष्ट्र की पंगु पुलिस के बचाव में कहा कि समय रहते बड़ी कार्रवाई कर दी गई है, यानी कि 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक एसआई और एक एएसआई को वहां पर सस्पेंड किया गया है। लेकिन जो इस भीड़ ने जिस तरह से पीट पीट कर इंसान
साधुओं की हत्या कर दी, उस पर शरद पवार ने अपनी जुबान नहीं खोली, अपनी जुबान पर ताला लगाए रखा। लेकिन महाराष्ट्र की पंगु पुलिस के पक्ष में, उनके बचाव में जो शरद पवार उतरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस जो एक तरह से गृह मंत्रालय के अंडर में आती है और गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है, अनिल देशमुख गृह मंत्री है महाराष्ट्र के। ऐसे में शरद पवार ने जो महाराष्ट्र की पंगु पुलिस के बचाव में उतरना शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए मांग की है। जिस तरह से 19 अप्रैल को उद्धव ठाकरे टीवी के सामने आकर बोलते हैं कि जो बाहर के प्रवासी मजदूर हैं वो यहीं बसे रहें, उनको काम भी देंगे, उनको खाने पीने की व्यवस्था होगी, लेकिन कल 21 अप्रैल को वो ट्रेन चलाने की मांग करते हैं। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय से, मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से जो प्रवासी मजदूर हैं उनको घर वापसी के लिए ट्रेन वगैरह चलाने की सिफारिश की गई है, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि 3 मई से पहले किसी तरह की कोई ट्रेन या हवाई यात्रा या बस यात्रा की कोई छूट दी जाएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि 30 अप्रैल से 15 मई के बीच में इस कोरोना वायरस महामारी के बढ़ने की ज्यादा आशंका है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों को अपनी घर वापसी के लिए ट्रेन वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए, इस तरह की मांग जरूर की गई है। लेकिन केंद्र सरकार इस जो लॉकडाउन के दौरान इस तरह की अनुमति है वो नहीं देगी। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपना फैसला सुरक्षित रख रखा है अभी तक। जी हां दोस्तों, जिस तरह से 28 मई को उद्धव ठाकरे का कार्यकाल कंप्लीट होने जा रहा है, 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं, ऐसे में राज्यपाल ने अभी तक उद्धव ठाकरे के कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है और बताया जा रहा है कि यदि मंजूरी नहीं मिलती है तो उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देकर के दोबारा शपथ ग्रहण करना होगा। 28 मई को उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे तो कैबिनेट भी बर्खास्त होगी और उसके बाद राज्यपाल पर डिपेंड करता है कि वो जो उद्धव ठाकरे और उनकी कैबिनेट को दोबारा शपथ ग्रहण कब करवाए। ऐसे में कन्फर्म है, निश्चित है कि राज्यपाल देरी करते हैं तो बीजेपी महाविकास अघाड़ी की सत्ता में सेंध लगाकर खुद सरकार बनाने की कोशिश करेगी। जिस तरह से एनसीपी के अजित पवार और शिवसेना के 35 से ज्यादा विधायकों के बागी होने की खबरें कई दिनों से चल रही थी, उसको लेकर के अब बीजेपी कोई ना कोई गेम चेंज है वो जरूर करेगी। ऐसे में निश्चित है कि देवेंद्र फडणवीस को एक बार, तीसरी बार जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से जरूर की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी की सत्ता में सेंध लगाना शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने छोटे मंत्रिमंडल का गठन 21 अप्रैल मंगलवार को कर लिया है। जी हां दोस्तों, सिर्फ 5 ही मंत्री बनाए गए हैं, 2 सिंधिया समर्थक हैं और 3 खुद बीजेपी के हैं। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बना दिया गया जो सिंधिया के समर्थक हैं और नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, मीना सिंह, इन तीनों को भी मंत्री बना दिया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि केंद्र ने ओबीसी, एससी, एसटी, ब्राह्मण, ठाकुर, महिला सभी को ध्यान में रख करके इस छोटे मंत्रिमंडल का गठन कर लिया है। लेकिन पूरा मंत्रिमंडल का गठन कब होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लॉकडाउन के बाद ही होने वाला है। लेकिन इन मंत्रियों को अभी कोई तरह के विशेष तरह के विभाग नहीं सौंपे जाएंगे। ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार में शिवराज सिंह चौहान के हेल्प, उनकी सहायता के लिए ही सभी विभाग हैं वो संभालने वाले हैं। और सिंधिया जी ने भी अपने समर्थकों को 10 लोगों को, 10 उम्मीदवारों को मंत्री बनाने की बात सामने रखी है, मांग की है, 2 को बना दिया गया, 8 की मांग और है। लेकिन अब जब 30 मंत्री और बनेंगे तब कन्फर्म होगा जी के में से कितने लोग मंत्री है वो बनते हैं। फिलहाल इन सभी बड़ी खबरों पर आपके क्या विचार, आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना, मिलता है वीडियो के लिए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।